सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ द्वितीय अध्याय प्रथमानिकम। समानानेक धर्माध्यवसायात् अन्यतर धर्माध्यवसायात् वा न संशयः। विप्रतिपत्त्य व्यवस्थाध्यवसायात् विप्रतिपत्त्यौ च संप्रतिपत्तेः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च व्यवस्थायाः तथा अत्यंत संशयस्तद्धर्म सातत्योपपत्तेः। यथोक्ताध्यवसायात् एव तद्विशेषापेक्षात् संशयेन संशयो न अत्यंत संशयो वा। यत्र संशयस्तत्रयम् उत्तरोत्तरः प्रसंगः। प्रत्यक्षादि नाम प्रमाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः। पूर्वं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात् प्रत्यक्षोत्पत्तिः, पश्चात् सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः, युगपत् सिद्धौ प्रत्यर्थनियतत्वात् कर्मवृत्तित्वाभावो बुद्धिनां। त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः, सर्वप्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः। तत्प्रामाण्यवान सर्वप्रमाण प्रतिषेधः विप्रतिषेधः। तत्प्रामाण्यवान सर्वप्रमाण प्रतिषेधः विप्रतिषेधः, प्रतिषेध नहीं विप्रतिषेधः। विप्रतिषेधः। त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दात् आत्वद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धेः। प्रमेयता च तुला प्रमाण्यवत् प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तर सिद्धिः प्रसंगः। तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत् प्रमेय सिद्धिः न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत् तत्सिद्धेः। प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिर समग्र वचना नात्म मनसो सन्निकर्ष भावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः। दिग्देश काल का शेषवक्षिव प्रसंगः ज्ञानलिंगत्वात् आत्मनो न अनवरोधः तदयोगपद्य लिंगत्वात् च न मनसः प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षश्च स्वशब्देन वचनम्। सुप्तव्यासक्त मनसां च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात् तैश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणां व्याहतत्वात् अहेतुः नार्थ विशेष प्राबल्यात् प्रत्यक्षम् अनुमानम् एकदश ग्रहणात् उपलब्धेः न प्रत्यक्षेण यावत् तावत् अप्युपलम्बात् न चैकदेश उपलब्धिरवयवी सद्भावात् साध्यत्वाद् अवयवी निसन्देहः सर्वाग्रहणम् अवयव्य सिद्धेः धारणाकर्षणोपपत्तेश्च सेनावनवद् ग्रहणम् इति चिन्नातीन्द्रियत्वात् अनुनाम्। रोधवघात सादृश्यभ्यो व्यविचारात् अनुमानम् अप्रमाणम् नैकदेश त्रास सादृश्यभ्यो अर्थान्तर भावात् वर्तमान भावः पततः पतित पतितव्य कालोपपत्तिः तयोरप्य भावो वर्तमान भावे तदपेक्षत्वात् नातीतानगतयोरितरेतरापेक्षा सिद्धिः वर्तमान भावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तिः। कृतता कर्तव्यतोपपत्तिस्तु वयथा ग्रहणम् अत्यंत प्रायक देश साधर्म्यात् उपमान सिद्धिः प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धेर यथोक्त दोषानुपत्तिः। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष दोषानुपपत्तिः, अनुपपत्ति है ना, दोषानुपपत्ति। आपने दोषानुपत्ति बोल दिया। उपमान सिद्धेर यथोक्त दोषानुपत्तिः। दोषानुपत्ति नहीं, दोषानुपपत्ति। इसमें ठीक कर लो है ना, दोष अनुपपत्ति है ये। चलो
आगे चलिए। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धेः न प्रत्यक्षे कवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः तथेत्युपसंहारात् उपमान सिद्धेर्न विशेषः शब्दोनुमानमर्थस्य अनुपलब्धेरनुमेयत्वात् उपलब्धेरद्विप्रकृतित्वात् संबन्धाच्च आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः पुराणप्रदः पठनानुपलब्धेश्च संबन्धाभावः शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेधः न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य जाति विशेष चान्यमात् तद प्रमाण्यम अनृतव्याघात पुनरुक्तदोषेभ्यः न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात् अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात् अनुवादोपपत्तिश्च वाक्य विभागस्य चार्थकरणात् विध्यर्थवादनुवाद वचन विनियोगात् विधिर्विधायकः स्तुतिर्निंदा प्रकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः विधिविहितस्य अनुवचनम् अनुवादः नानुवाद पुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः शीघ्रतर गमनोपदेशवद् अभ्यासान्न विशेषः मंत्रायुर्वेद प्रमाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्तप्रामाण्यात्। तो चलिए 34 नंबर सूत्र पढ़ रहे थे हम, और यहाँ पे प्रसंग चल रहा है अवयव अवयवी का। जो पूर्व पक्ष है वो अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहा है, और जो उत्तर पक्ष है उन्होंने ये देख कह करके ही समाधान किया है कि क्योंकि अवयवी है इसलिए एक देश का ग्रहण नहीं होता, संपूर्ण अवयवी का ही ग्रहण होता है। वृक्ष अवयवी के रूप में इन्होंने अपने सामने रखा है उदाहरण के रूप में। तो उस वृक्ष को लेकर के एक पक्ष का कहना है कि ये केवल अवयवों का समूह है, दूसरे पक्ष का कहना है ये अवयवी है। ठीक है, तो इन्होंने उल्टा अवयव पक्ष में ही दोष दिखा दिया। क्या दोष दिखाया? हमारे पक्ष में तो एक अवयवी है इसलिए किधर से भी देखें तो पूरे वृक्ष का ग्रहण हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको अवयवों का समूह मानेंगे तो आप किधर से भी देखो आधे अवयव तो नहीं दिखेंगे आपको। जिधर से देखोगे वो सामने वाले अवयव दिखेंगे, लेकिन पीछे वाले में तो आगे वाले अवयवों का व्यवधान होने से ग्रहण नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप भी उसको वृक्ष ही बोलते हैं तो आप वृक्ष बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ तक प्रसंग हो गया था। ये आप लोगों से शास्त्रार्थ भी करवाएंगे, मैंने बोला है उनको, आचार्य बद्री जी को 8-10 शास्त्रार्थ करवाएंगे। तो इन सारे ये भी एक अवयव अवयवी वाला भी शास्त्रार्थ करने जैसा है। तो अब ये इन्होंने तो कर दिया, अपना सिद्धांती ने अपना पक्ष सिद्ध कर दिया कि देखो जो समुदाय आप मान रहे हो तो उसमें तो वृक्ष ये कथन बन ही नहीं पाएगा आपके मत में, तो हमारे मत में ही बन पाएगा ये। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, सा इयम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि, 34 नंबर से ऊपर जो भाष्य वो पढ़ रही हूँ, वह यह वृक्ष बुद्धि, वृक्ष का जो ज्ञान है वह एक देश ग्रहण सहचरिता, जो वृक्ष का एक देश ग्रहण हो रहा है, सामने वाला पार्ट उसको एक देश कहा है, उसके साथ ही रहने वाली कौन? वृक्ष बुद्धि। एक पार्ट को देख करके भी क्या ज्ञान हो जाता है? वृक्ष। तो ये वृक्ष बुद्धि है। ये द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते, ये केवल द्रव्यांतर की उत्पत्ति वाले पक्ष में ही हो पाएगा। द्रव्यांतर की उत्पत्ति वाला पक्ष क्या है? नहीं, द्रव्यांतर उत्पत्ति ये पक्ष कौन सा है? अवयवी। अवयवों से अवयवों को मिला करके एक अलग ही द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, केवल अवयवों का समूह नहीं रहता है, ये है। तो ये द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो ही वृक्ष बुद्धि, वृक्ष का ज्ञान हो पाएगा। न समुदाय मात्रे इति, समुदाय मात्र में वृक्ष ये तो संज्ञा होगी नहीं, क्योंकि आपके मत में वृक्ष हो ही नहीं सकता, वो एक वो है समूह अवयवों का। तो संज्ञा हमेशा किसकी होती है? अवयवी की। समूह की संज्ञा थोड़ी होती है, समूह की भी संज्ञा होती है, पर समूह की समूह संज्ञा ही होती है, घटपट आदि संज्ञा नहीं होगी। बाहर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, उसको आप घट कहोगे क्या?
हो सकती है उसकी घट संज्ञा? नहीं हो सकती है। जो एक उस मिट्टी के परमाणुओं के ढेर से एक नई चीज बन गई उसको कहेंगे द्रव्यांतर उत्पत्ति। एक जो खास नई चीज बनी है उसका एक अलग ही रूप है, उसको हम घट कहेंगे, अवयवी को ही। उसमें तो सारी चीजें सूक्ष्म रूप से छिपी हुई हैं मिट्टी के ढेर में, तो उससे हम कोई सुराही भी बना सकते हैं, घड़ा भी बना सकते हैं, छोटा घड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा घड़ा भी बना सकते हैं। तो उसमें तो कोई एक रूप नहीं है, उसका कोई संज्ञा नहीं है, उसका नाम है केवल मिट्टी का ढेर। और ये समाधान इन्होंने कौन से हेतु से दिया? अवयवी है, वृक्ष एक अवयवी है, इसलिए वृक्ष का ज्ञान होता है। तो पूर्व पक्षी ने इनके ऊपर आक्षेप किया साध्यत्वात् अवयवी नहीं, अभी तो अवयवी को सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ ही नहीं, ये तो आपका केवल पक्ष मात्र था। तो इन्होंने कहा विप्रतिपत्ति मात्रम भवति विप्रतिपत्तिश्च अवयवीनी संशय इति। ये तो आपका एक प्रतिपक्ष था। हमने कहा था कि ये वृक्ष अवयवी के रूप में नहीं है, अवयवों का समूह है, और आपने कहा कि ये एक अवयवी है, वृक्ष अवयवी। तो अभी तो ये चला है पक्ष प्रतिपक्ष, इसको सिद्ध तो करो पहले। तो सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं इस आक्षेप का, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे है। यदि आप सबका अग्रहण करोगे, सर्वा मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये है ना द्रव्यांतर। तो द्रव्य 6 माने हैं और एक अभाव को भी माना है, लेकिन अभाव तो अभाव ही है, लेकिन ये 6 वो माने हैं पदार्थ, न्याय और वैशेषिक दोनों में। तो ये कह रहे हैं यदि आप अवयवी का खंडन करेंगे, प्रतिषेध करेंगे, तो सबका ही अग्रहण होने लगेगा। कोई द्रव्य इस संसार में रहेगा ही नहीं, कोई गुण रहेगा नहीं, कोई कर्म भी नहीं रहेगा, सामान्य विशेष समवाय भी नहीं रहेगा, ये सब अवयवी में ही रहने वाले धर्म है। सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे, अवयवी असिद्धे, अवयवी को असिद्ध मानने पर सर्व अग्रहणम, सबका ही अग्रहण होने लगेगा। द्रव्य के रूप में आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं, गुण कर्म सामान्य विशेष के रूप में कोई व्यवहार ही नहीं हो पाएगा लोक का। यदि अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, यदि अवयवी नहीं है तो सभी पदार्थों का ग्रहण उपपन्न नहीं हो पाएगा। किम तत्सर्वम, तत्सर्वम से क्या कहना चाहते हैं आप? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः, ये जो 6 पदार्थ हैं ये हम सर्वम से ग्रहण कर रहे हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। कथम कृत्वा, कैसे? तो कहा परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति अतीन्द्रियत्वात् अणूनाम। बोले जो परमाणुओं का समवस्थान है, समवस्थान माने एकत्रीकरण, जो आप कह रहे हो ना कि ये परमाणुओं का समूह है, तो वास्तव में जो परमाणुओं का समूह है माने जो तन्मात्राओं के रूप में है परमाणु, तो परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषय न भवति, तो वो तो दिखते ही नहीं है, वो तो दृष्टि का विषय नहीं है, तो व्यवहार कैसे हो उससे? परमाणु तो दिखाई नहीं देते हैं ना, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि वो स्थूल दृष्टि से इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते हैं। तो परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषय न भवति, तन्मात्राएं हैं वो तो दर्शन का विषय नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं वो तो। अतीन्द्रियत्वात्, हेतु क्या है, क्यों नहीं दिखते हैं? अणु नाम अतीन्द्रियत्वात्, क्योंकि परमाणु तो अतीन्द्रिय हैं, इसलिए उनसे तो कोई व्यवहार चलेगा ही नहीं। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम, और जिनसे व्यवहार चलता है वो क्या है? द्रव्यांतर, और वो द्रव्यांतर किस रूप में है? अवयवी भूतम। वृक्ष घट पट आदि इनसे व्यवहार चलता है, यही द्रव्यांतर है उन परमाणुओं से बने हुए, और ये क्या है? अवयवी भूतम। दर्शन विषयो नास्ति, अगर इसको नहीं मानेंगे तो दर्शन का विषय बनेगा नहीं, और इसको मानेंगे तो ही हम व्यवहार कर पाएंगे। तो द्रव्यांतरम च अव्ययी भूतम, जिससे व्यवहार चलता है जगत में,
वो तो अवयवी भूत ही है। और दर्शन विषय नास्ति, तो आपके मत में तो दर्शन का विषय कुछ बनेगा ही नहीं, व्यवहार का दर्शन का कोई विषय बनेगा ही नहीं। दर्शन विषयस्थश्च इमे द्रव्यादय गृह्यन्ते। दर्शन का जो विषय है, दृष्टिगोचर होने वाला जो विषय है, वो इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, वो तो इन्हीं द्रव्यादि में ही गृहीत होता है। तेना निरधिष्ठाना न गृहेरन, तो इसलिए बिना किसी आधार के, बिना किसी अधिष्ठान के तो वो वस्तुएं गृहीत नहीं हो सकती हैं। घटपट आदि तो उनका कोई तो अवयवी के रूप में ही कोई तो अधिष्ठान, कोई आश्रय तो होना चाहिए ना। उनका आश्रय क्या है? अवयवी। घटपट आदि कैसे गृहीत होते हैं? अवयवी के रूप में ही। अवयवी नहीं है तो वो गृहीत ही नहीं होंगे। गृह्यन्ते तु कुंभोऽयं श्याम एको महान संयुक्त स्पंदते अस्ति मृन्मयश्च इति। लेकिन गृहीत तो होते हैं, आप भी गृहीत करते हो और हम भी गृहीत करते हैं संसार में। हम क्या बोलते हैं? कुंभोऽयं, ये घड़ा है। ऐसे आप भी प्रयोग करते हो, हम भी प्रयोग करते हैं। ये घड़ा है। और कैसा है ये घड़ा? श्याम, काले रंग का है। एक घड़ा है ये। महान, बड़ा है ये। संयुक्तः, दूसरे किसी पदार्थ के साथ संयुक्त है। स्पंदते, इसमें गति कर्म आदि हैं। जैसे कर्म क्या है? उसमें पानी डाला जा रहा है, उसको इधर से उधर ले जाया जा रहा है, तो ये गति कर्म आदि भी हैं। अस्ति मृन्मयश्च, और ये मिट्टी का बना हुआ है। तो अब इस एक पंक्ति में 6 पदार्थों का ग्रहण हो गया। देखो, कुंभो अयम, ये एक घड़ा है, इसमें क्या आ गया? द्रव्य। और एको महान, एक है ये और महान है, ये क्या है? उसका गुण। महानता और एक संख्या ये गुण में आ गई ना। संयुक्त स्पंदते, इसमें कर्म आ गया। और अस्ति, ये भी कर्म आ गया। और मृन्मयश्च, घट है, ये तो सामान्य का ग्रहण हो गया। और सॉरी, ये द्रव्य है, ये तो सामान्य धर्म हो गया। और मृन्मयश्च, विशेष धर्म हो गया। तो ये सारे इसमें आ गए। और क्योंकि मिट्टी इसमें समन्वित है, तो ये समवाय गुण भी आ गया इसमें। तो ये 6 पदार्थों का प्रयोग होगा ही तब लोक में, जब आप अवयवी को मानेंगे। अवयवों के ढेर में, और वो जो अवयवों का ढेर भी समझाने के लिए है। बाहर जो अवयवों का ढेर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र आ रहा है ना, मिट्टी का ढेर, वो भी स्थूल है, परमाणु नहीं है। वो भी परमाणु तो उसको कहते हैं जो अतीन्द्रिय हैं, तो वो तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते हैं, तो व्यवहार सारा रुक जाएगा संसार का। गृह्यन्ते तु, लेकिन गृहित तो होता है, लोक में व्यवहार चलता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। कुंभोऽयं श्याम एको महान संयुक्त स्पंदते अस्ति मृन्मयश्च इति सन्ति च इमे गुणादयो धर्मा इति। तो ये सब गुणादि धर्म घट में स्थित हैं। तेन सर्वस्य ग्रहणात्, और इसी से सब व्यवहारों का ग्रहण होता है। तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्याम, तो इस वाक्य में सब का ग्रहण होने से हम ये देखते हैं, अस्ति द्रव्यांतर भूतो अवयवी इति। जो परमाणुओं का समूह है उससे भिन्न द्रव्यांतर की, अर्थात अवयवी की सत्ता है, विद्यमान है। अस्ति, अस्ति द्रव्यांतर भूतो अवयवी, द्रव्यांतर भूत अवयवी अस्तित्व में है। आप उसको नकार नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा था ना कि आप उसको सिद्ध करो पहले, तो ये सिद्ध करके दिखाया कि यदि अवयवी नहीं है तो ये सारे ही 6 पदार्थ ही अग्रहित हो जाएंगे, इन सब का अग्रहण हो जाएगा। और इनका ग्रहण तो होता है लोक में, तो होता है, इसका मतलब अवयवी तो है। समझ में आ गया? और हेतु दे रहे हैं अवयवी का सिद्धांती। अवयवी को क्यों हम मानते हैं, क्यों अवयवी की सत्ता है? धारणाकर्षणोपपत्तेश्च, धारण और आकर्षण की उपपत्ति होने से। धारण माने ये घट है तो ये यहाँ रखा है, इसको कहेंगे धारण। और आकर्षण मतलब
जैसे उठा के लाना है, मैं कहूँ कि घड़ी को उठा के लाओ, तो आप उस अवयवी को उठा के लाओगे, तो आकर्षण की शक्ति उसमें तो है। लेकिन मैं कहूँ कि मिट्टी के ढेर को उठा के लाओ, उठा के ला सकते हैं क्या? ऐसे घड़े की तरह से उसको एक हाथ से पकड़ के नहीं ला सकते ना, उससे व्यवहार नहीं हो सकता। अवयवी से ही धारण आकर्षण शक्ति है। मैं कहूँ कि इस घड़े को या इस घड़ी को वहाँ धारण करवा दो, उस पे रख दो दीवार पे, तो घड़े को तो रख सकते हैं, मिट्टी के ढेर को उठा के ऐसे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो वही कह रहे हैं, धारण आकर्षणोपपत्तिश्च, अवयवी में धारण और आकर्षण की उपपत्ति होने से अवयवी की सत्ता को मानना पड़ेगा। अवयवी अर्थांतरभूत इति, अवयवी परमाणुओं के समूह से अर्थांतरभूत होता है। अर्थांतरभूत माने एक पदार्थ विशेष होता है, अवयवों का समूह मात्र नहीं होता है। संग्रहकारिते वही धारण आकर्षणे, क्योंकि उसमें धारण और आकर्षण ये गुण होते हैं, और ये धारण और आकर्षण गुण किससे आते हैं? संग्रहकारिते, जब उन अवयवों के समूह का संग्रह किया जाता है, आपस में उनको ऐसे बिखरे पड़े थे परमाणु, उनका संग्रह किया, पानी आदि डाल करके इकट्ठा किया, तब उसको धारण कर सकते हैं आप। जैसे मृत पिंड को भी धारण कर सकते हैं, इधर से उठा के इधर रख सकते हैं, घट को और आसानी से कर सकते हैं। और आकर्षण, धारण आकर्षण, ये दोनों गुण, ये दोनों धर्म कब आएंगे? संग्रहकारिते, जब उसका संग्रह करते हैं। संग्रहकारिते, संग्रह के द्वारा सिद्ध होते हैं ये दोनों, संग्रह के द्वारा किए गए। संग्रहकारिते वही धारणाकर्षणे, धारण आकर्षण गुण संग्रह से कारित हैं, संग्रह के द्वारा किए जाते हैं। तो पूछ रहे क्या है ये संग्रह जिसके द्वारा धारण और आकर्षण गुण उत्पन्न होते हैं? संग्रह क्या है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, संग्रहो नामः संयोग सहचरितम गुणांतरम। संग्रह उसको कहते हैं संयोग सहचरितम, जो संयोग के साथ ही रहता है लेकिन संयोग गुण से भिन्न है। गुणांतरम, जब मिट्टी के ढेर में बहुत सारे परमाणु हैं मिट्टी के, तो संयोग तो वहाँ भी है, तो संयोग एक अलग गुण है, लेकिन वहाँ पर उस संयोग गुण में धारण और आकर्षण नहीं कर सकते। धारण और आकर्षण गुण कब आएगा? जब संयोग के साथ साथ संग्रह भी हो वहाँ पर। तो कहा संयोग सहचरितम गुणांतरम, स्नेह द्रवत्वकारितम अपाम संयोगात आमे कुंभे, स्नेह और द्रवत्व के द्वारा कारित अपाम संयोगात, जल के संयोग से आमे कुंभे, कच्चे घड़े में दिखाई देता है। आम मतलब कच्चा। ये जो गुणांतर है धारण और आकर्षण, ये कैसे पैदा होता है? स्नेह द्रवत्वकारितम, स्नेह और द्रवत्व मान गीलापन, उससे कारित अपाम संयोगात। ये स्नेहत्व और द्रवत्व किससे उत्पन्न हुए? अपाम, जल से। जल के संयोग से आमे कुंभे, कच्चे घड़े में दिखाई देते हैं। हमने मिट्टी में जल मिलाया, तो अब जो पहले संयोग था वो संग्रह में परिवर्तित हो गया, और संग्रह में जैसे वो मृत पिंड बना, तो इस मृत पिंड में स्नेहत्व और द्रवत्व के कारण और जल के संयोग से, माने दो गुण तो ये पैदा हो गए, स्नेहत्व और द्रवत्व, और इनके माध्यम से तीसरा धारण आकर्षण। अब उसको हम धारण कर सकते हैं, अपने हाथ पे रख सकते हैं हम उसको, मृत पिंड को, और आकर्षण उसको उठा करके इधर भी रख सकते हैं। तो ये गुण धारण आकर्षण जल के संयोग से तो कच्चे घड़े में दिखाई देते हैं, और अग्नि संयोगात्मकम, ये मक्वे की जगह पक्वे कर लो, अग्नि संयोगात पक्वे, अग्नि के संयोग से पक्के घड़े में दिखाई देते हैं। जल के संयोग से धारण और आकर्षण कच्चे घड़े में दिखाई देते हैं। अग्नि के संयोग से धारण और आकर्षण पक्के घड़े में दिखाई देते हैं, ठीक। लेकिन मिट्टी के ढेर में कभी दिखाई नहीं देंगे धारण और आकर्षण। यदि तो अव्यविकारिते अभविष्यताम
पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम्। यदि ये धारण और आकर्षण गुण अवयवी कारिते अभविष्यताम, अवयवी के द्वारा कारित नहीं होते, यदि अवयवी के कारण ये उत्पन्न नहीं होते होते तो पांशुराति प्रभृतिषु, पांशु होता है धूल, धूल राशि आदि में भी अज्ञास्यता जाने जाने चाहिए थे। अगर ये अवयवीकृत नहीं होते, स्वतः ही होते, तो वो जो परमाणुओं का ढेर था उसमें भी धारण आकर्षण गुण होने चाहिए थे। वहाँ तो होते नहीं, ना उसको धारण करवा सकते हैं कहीं उठा के, ना तो उसको खींच के इधर से इधर रख सकते हैं। धारण और आकर्षण गुण किस में आते हैं? अवयवी में, घट में आते हैं। तो इससे क्या पता लगा? धारण और आकर्षण गुण अवयवी में ही होते हैं और तभी लोक का व्यवहार चलता है। घट को इधर रख दो या इसमें जल भर दो, तो ये सारे व्यवहार तो तभी चलेंगे, मिट्टी के ढेर से तो नहीं चलेंगे। यदि हाँ नहीं जाने जाते ना, पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्यताम, जाने जाने चाहिए पर नहीं जाने जाते हैं। हाँ, तो द्रव्यांतरानुत्पत्तौ च, यदि द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानेंगे तो, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति माने अवयवी की अनुत्पत्ति मानेंगे तो तृणोपल काष्ठादिषु जति संग्रहितेषु अपि न अभविष्यताम इति। यदि द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानते हैं, अर्थात अवयवी का अस्तित्व यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो घड़े के ऊपर जो तृण उपल काष्ठ आदि जो चिपकाते हैं, जतु लाख आदि जो चिपकाते हैं, जतु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यताम। जब घड़ा बनाते हैं तो उसके ऊपर वो लगाते हैं ना कुछ स्टोन आदि, शीशा लगा देते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर उसको सजाने के लिए, उस पर पेंटिंग कर देते हैं सामान्य रूप से, कुछ तिनके आदि लगा के उसको सुंदर बनाते हैं। तो ये कब बना सकते हैं? अवयवी में ही लगा सकते हैं, मिट्टी के ढेर में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो ये सब भी व्यर्थ हो जाएंगे। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च तृण उपल काष्ठादिषु जतु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यताम इति, इनका भी अस्तित्व नहीं रहेगा, इनका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, लेकिन ये लगाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। इससे पता लगा कि अवयवी की सत्ता है। अथ अवयविनम प्रत्याचक्षाण को मा भूत प्रत्यक्ष लोप इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानान किम अनुयोक्तव्य इति। तो अब जो है ये सिद्धांती थोड़ी चिंता व्यक्त कर रहा है कि ये जो सामने वृक्ष है, उस वृक्ष को ये तो नकार रहा है, तो उसको स्वीकार मतलब प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन अवयवी के रूप में नहीं मान रहा है। कह रहा है अवयवी नहीं है ये, तो कह रहे हैं ये जो प्रत्यक्ष वृक्ष है उसको स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन अवयवी नहीं मान रहा है। तो भाई इस दर्शन का जो विषय है, जो जिसको ये परमाणु संयोग कह रहा है, तो इस समस्या को कैसे सुलझाएं, उसी को कह रहे हैं। अथ अवयविनम प्रत्याचक्षाणकः, अवयवी का खंडन करने वाला ये जो व्यक्ति है, माँ भूत प्रत्यक्ष लोपः, प्रत्यक्ष का लोप तो नहीं होना चाहिए, इसकी दृष्टि में भी ये प्रयोग तो कर रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का, लेकिन अवयवी नहीं मान रहा है, अवयवी का खंडन कर रहा है। इति अणु संचयम, ये क्या मान रहा है वृक्ष को? परमाणुओं का संचय। अणु संचयम दर्शन विषयम प्रतिजानान, जिसको देख रहा है उसको क्या मान रहा है दर्शन के विषय को? अणु संचय। इस अणु संचय को ही दर्शन का विषय प्रतिजानान मानता हुआ किम अनुयोक्तव्य इति, मतलब कैसे हम इसका खंडन कैसे करें, इसको कैसे समझाएं कि अवयवों का समूह नहीं है, ये अवयवी है। किस चीज का प्रयोग करें, कैसे समझाएं इसको? तो अगली पंक्ति में उत्तर दिया, एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धेर विषयम पर्यनुयोज्य। बोले इससे
जिसको ये व्यवहार करके ये कह रहा है ना, एक वृक्ष खड़ा है सामने, तो इस एक का विषय क्या है ये पूछना चाहिए इससे। पर्यनुयोज्य माने पूछना पड़ेगा, इससे जानना पड़ेगा। एकम इदम द्रव्यम, ये एक द्रव्य है वृक्ष। इति एक बुद्धिर विषयम, इस एक बुद्धि का, एक बुद्धि मतलब एक ज्ञान का, जो एकत्व का ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का विषय क्या है ये पर्यनुयोज्य, ये इससे पूछना चाहिए।